नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और इसके लिए कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, इसके बाद बात होगी हमारा पशुधन की और आखिर में बात करेंगे एक कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान भाइयों, खेती किसानी में आज आपको हम बताने जा रहे हैं, जब भी बात की जाती है किसान को और ज़्यादा आर्थिक लाभ पहुंचाने की या फिर उनकी आमदनी को दोगुना करने के लिए क्या कुछ हमें करना होगा। खासतौर से लागत पहले कम की जाएगी, उसके साथ ही जो आमदनी है इसमें इजाफा हो सकता है और ये संभव भी है अगर हमारे किसान नई नई जानकारियाँ हासिल करें, नई नई तकनीक का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ पूरी तरीके से जागरूक रहें। आइए इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो केवीके है, ये जो हमारे नौजवान साथी हैं जिनको कोई काम खेती के अलावा करना है, जैसे बहुत सारे सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस की हम बात करते हैं, चाहे मधुमक्खी पालन है, उसके अलावा किसी ने अगर मशरूम का खेती करना है, इसके अलावा कोई हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है और भी महिलाओं और हमारी बहनों के लिए भी बहुत सारे कित्ते जो हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से सिखलाई जो है उनको दी जाती है और उनका जो वो खुद अपने पैरों पे जो है वो खड़े हो सकते हैं। मैं अपने केवीके के बारे में थोड़ा सा इसलिए बताना चाहूँगा कि जो जहाँ पे आज हम खड़े हुए हैं तो लुधियाना ज़िला जो है हनी का बहुत बड़ा, जो शहद का हम बात करते हैं, बहुत बड़ा हब बन चुका है। हमारे केवीके के साथ ही 450 के करीब बी कीपर्स जो हैं, मधुमक्खी पालक जो हैं वो जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमारे केवीके से जो है ट्रेनिंग लेके उसके बाद उन्होंने शहद की खुद की पैकिंग जो है करनी वो शुरू कर दिया और वो काफ़ी जो आमदन है इसकी वो ले रहे हैं। अगर मैं कहूँगा कि एक मधुमक्खी के पालक के पास जो 100 अगर बक्से हैं, 100 कॉलोनीज़ हैं उसकी बीज की, तो वो मेरे ख्याल में 10 लाख तक की जो है एक साल में वो आमदन जो है कर रहा है और उसकी पैकिंग करके जो शहद है हमारे एरिए से अब बहुत सारे बाहरले कंट्रियों को भी जा रहा है। और बी वैक्स की अभी हमने शुरू किया है, हमारा जो बी वैक्स है हमारे बी कीपर्स का, वो यूएसए तक जाना जो है शुरू हो गया है। और जो भी हमारे जो एक्सपोर्टर्स आए हैं हमारे हनी के, उनके साथ हम जो नए बी कीपर्स भी आ रहे हैं उनको भी हम साथ में जोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे किसान भाई हैं, आज जब हम बात करते हैं कि खेती में आमदन को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसमें भी हमारा केवीके जो है वो काफ़ी काम कर रहा है। हम किसानों को कोशिश कर रहे हैं कि एक तो वो फसल का उत्पादन करते हैं, उसके साथ ही हमारी ये कोशिश है क्यों ना उनको बीज उत्पादन की तरफ भी जो लाया जाए। जैसे हमारी ये जो कोशिश है कि जैसे हम पंजाब की बात करें अगर, तो जो हमारे यहाँ जो हाड़ी का प्याज है इसका बीज उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। और अगर हम 1 एकड़ की बात करें किसान भाइयों, तो 1 एकड़ में से हमें 1.5 क्विंटल तक जो है प्याज का जो बीज है वो उपलब्ध हो जाता है। और उसकी अगर हम कीमत की बात करें तो वो जो है 250 रुपये, हमारा 2500 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 एकड़ से 2.5-3 लाख रुपए की आमदन हम प्याज का बीज उत्पादन करके वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत क्या है? उसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम कृषि विज्ञान केंद्रों में जाएं, वहाँ से इसकी सिखलाई लें और ख़ुद अपना ऐसा जो है हम काम जो है वो हम शुरू कर सकें। इसके अलावा आप देख रहे होंगे मुझे कि मैं एक मक्का के खेत में खड़ा हूँ। ये भी जो खेत है इसमें हम हाइब्रिड मक्की का बीज जो है वो तैयार भी कर रहे हैं और हम किसानों को खुद इसके बारे में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ठीक है जी। और इस अगर मक्की की मैं बात करूं तो ये 1 एकड़ से हमें 10 क्विंटल तक हाइब्रिड बीज जो है वो तैयार हो जाता है और ये जो बीज है 400 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में बिकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी आमदन जो है 2.5-3 लाख रुपया पर एकड़ इसकी हम कमाई कर सकते हैं। अगर हम आमदन बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें कृषि विज्ञान केंद्र जो है बहुत बड़ा एक जो है अपना रोल जो है वो अदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें किसानों को वो प्रशिक्षण देना है जिसकी सहायता से वो अपना काम जो है वो खुद शुरू कर सकते हैं। अब जैसे बी कीपिंग की मैंने पहले मधुमक्खी पालन की भी बात की, उसमें हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास ज़मीन भी नहीं है तो भी एक लैंडलेस फार्मर भी अगर हमारे पास आएगा तो वो अगर मधुमक्खी पालन का काम शुरू करता है और सरकार उस पर काफ़ी सब्सिडी भी देती है, 40% तक आप सरकार से सहायता भी ले सकते हो उस काम के लिए। अगर वो आप काम शुरू करते हो तो मधुमक्खियों को तो किसी खेत की जो ज़रूरत है वो आप बक्से जो है किसी और किसान के खेत में भी रख सकते हो। अगर आप वहाँ पर रखते हो तो जैसे सरसों की कोई खेती कर रहा है, अगर उसके खेत में आपने जाके बक्से रख दिए हैं तो एक तो उसका जो यील्ड है, उत्पादन है वो बढ़ जाएगा और दूसरा आपको उसी खेत से अच्छा शहद भी मिल जाएगा। इस काम को करने के लिए किसी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए जो संसाधन है वो सरकार की तरफ से मुहैया कराए जा रहे हैं। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की भी कोशिश है कि हम बहुत सारे नौजवानों को ऐसा प्रशिक्षण दें कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट हमारा पशुधन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं हमारा पशुधन में गौ पालन की। हम सभी जानते हैं किस तरीके से कृषि और पशुपालन जो है एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर गौपालन करके भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा या गौपालन करके किस तरीके से आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे देश में गाय की कई नस्लें पाई जाती हैं, जिनसे किसान या पशुपालक अपनी आजीविका चलाते हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशुपालक गाय की उन्नत किस्मों का चयन करते हैं। गाय की उन्नत किस्मों में साहीवाल गाय को प्रमुख स्थान दिया गया है। साहीवाल गाय में कई विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे इस गाय की प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी होती है। इस गाय से मिलने वाले दूध की गुणवत्ता काफी होती है। साहीवाल गाय की प्रजनन क्षमता अच्छी होती है। इन गाय का पालन बेहद आसान होता है। आवास में अधिक व्यय करने की जरूरत नहीं। इनमें गर्मी सहने की अच्छी क्षमता अधिक होती है। इनकी प्रजनन की अवधि में 15 महीने का अंतराल होता है। गाय करीब 10 माह तक दूध दे सकती है। मैंने शुरू में प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इलाहाबाद से के बाद जब मुझे नौकरी नहीं मिला तो मैंने ये काम शुरू किया ताकि मैं अपना घर का किसानी से ही अपने 10 गाय से शुरू किया था। और मैंने NDRI हमारे वहाँ से ट्रेनिंग लिया। उसके बाद अच्छी ढंग से इस गाय के संवर्धन में पिछले 30 सालों में आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि जिससे मेरे पास अब 20 लीटर की गायें मैंने खुद साहीवाल जो हमारी देसी गायें हैं ये तैयार की हैं। और हमारे यहाँ कुल अब 800 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। और जो हमारी ये गायें हैं इसका हमने इतना कीमती दूध जो A2 प्रोटीन के नाम से जाना जाता है और इसका घी बहुत उपयोगी है। ये हमारे यहाँ काफ़ी शहरों में 150 रुपये तक किलो तक बिक रहा है, जबकि हमारा तो अभी 60 रुपये हम बेचकर भी इसमें अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये गायें कम खर्चे पर कम बीमारी होने के कारण किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। और हमारी सरकार भी इस पर अब काफ़ी अनुदान काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है किसानों को। मेरी सब किसानों से ये विनती है कि वो इसी गाय को पालें। करनाल के डेयरी संचालक नरेश कुमार ने प्रिंटिंग में डिप्लोमा हासिल कर नौकरी तलाश की, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण उन्होंने खुद का व्यवसाय करने का विचार बनाया और पशुपालन में भविष्य संवारने में जुट गए। हालांकि इन्होंने शुरुआत 10 गायों से की। गौ पालन शुरू करने से पहले उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से बाकायदा प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान ही नरेश ने देसी गाय पालन का निश्चय किया, क्योंकि इनमें वातावरण को सहन करने की अच्छी क्षमता होती है, जिस वजह से इनके बीमार होने की आशंका कम होती है। इसके अलावा इनसे मिलने वाला दूध A2 गुणवत्ता का होता है, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। तो इस गाय के पालने से हमें दूसरा सूखा चारा जो हमारे यहाँ बहुत अवेलेबल है वो खाकर भी ये गाय दूध दे देती है। और इसकी उम्र काफ़ी लंबी है, बीमारियाँ कम हैं और ये 25 साल तक भी उत्पादन दे रही है। हमारे यहाँ इतनी उम्र की गायें भी बच्चा भी देती हैं, दूध भी दे रही हैं। और इस गाय का गौमूत्र गोबर ये दोनों जैविक खेती में बड़े सिद्ध हुए हैं। इनसे हम काफ़ी अच्छा उत्पादन अपना फसलों का भी ले सकते हैं। और दूसरा, इस गाय के साथ जुड़ने से जो सारा साल गर्मियों में हमें दूध की कमी हो जाती है, ये गाय गर्मी में ज़्यादा दूध देती है और सहनशील है गर्मी सर्दी दोनों मौसम। और हरियाणा पंजाब की तो लोकल ब्रीड है ये, हमारे यहाँ वैसे ही बहुत अच्छी इसकी शुरू से ही किसानों के बीच में लोकप्रिय है। मेरा तो ये
इसका खुद का अनुमान है कि ये गाय भविष्य में किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। और डेयरी का व्यवसाय जो कि किसान भाई ये सोचते हैं लाभकारी नहीं है, इस व्यवसाय में मुझे खुद का अपना अनुभव है कि हम आसानी से रोजगार के साथ साथ एक घर का स्वस्थ दूध, स्वस्थ मक्खन, घी अपना भी उत्पादन कर सकते हैं, साथ में समाज का भी भला कर सकते हैं। आज इनके पास करीब 300 गाय है, जिनसे इन्हें रोजाना करीब 800 लीटर दूध का उत्पादन मिलता है। नरेश बताते हैं कि साहिवाल को पालना बेहद आसान और कम खर्चीला है। ये सूखा चारा भी आराम से खा लेती है। सर्दियों में धान की पराली को गेहूं के भूसे में मिलाकर इन्हें दिया जा सकता है, जो इनके लिए काफी फायदेमंद है। चूँकि इनमें स्थानीय वातावरण को सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए साधारण से आवास में भी बड़े आराम से रह सकती है। इस गाय का प्रमुख लाभ ये है कि इसको ज़्यादा बड़े शेड व्यवस्था की या जो किसान भाई खर्च कर देते हैं डेयरी के लिए, बड़ा ऋण लेके लोन लेकर जो करते हैं, 10 गाय के अगर एक किसान इस गाय को पाले तो वो छोटे लेवल पर ज़्यादा बड़ा उसको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बिना मशीनरी के कोई मिल्किंग मशीन ज़्यादा अडोप्ट नहीं करना हाईटेक डेयरी का लिए जो लोग बड़े बड़े शेड बना लेते हैं। ये पेड़ के नीचे भी एक आराम किसान की झोपड़ी में भी गाय रह लेती, क्योंकि इसको सर्दी गर्मी का ज़्यादा कोई रखरखाव का खर्चा नहीं है, नहलाने का, पानी का, गर्मी में पंखे कूलर इस गाय को कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसे हमारा उत्तर भारत का सारे दक्षिण भारत में सारे भारतीय मौसम के अनुकूल इस गाय को मौसम सूट करता है। वो बताते हैं कि साहिवाल गाय की बछिया 1.5 साल में गाय बन जाती है। इस तरह देखा जाए तो साहिवाल गाय पालन में विस्तार और मुनाफे की अपार संभावनाएं हैं। इस तरह देखा जाए तो कड़ी मेहनत और सूझबूझ से गाय पालन करके भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो ये तो बात हुई गौपालन की। अब चलिए नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। जाना आपने किस तरीके से आप अपने पशु को स्वस्थ और निरोगी रखकर भी अपनी लागत को बचा सकते हैं। इसी के साथ ही कार्यक्रम में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं आखिरी सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां की, जिसमें लगातार आपको हम दिखाते हैं प्रगतिशील और सफल किसानों की कामयाबी की दास्तां। आज भी एक ऐसी ही दास्तां हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो आइए देखते हैं एक किसान की कामयाबी की ये दास्तां। कृषि की इस विधा में प्रकृति से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल कर खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य को शुद्ध रखा जाता है।
इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इस खेती से उत्पादित फल, सब्जी और अनाज का बाजार मूल्य भी बेहतर होता है। यही कारण है कि ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती का रुख कर रहे हैं। हमने ये घिया, तोरी और करेला तीनों चीज बिल्कुल जैविक और गौमूत्र से, गोबर से, जीवामृत से, डिकम्पोजर से ही तैयार की हैं। अब हमारी तोरी लगभग तैयार है और इसमें केंचुआ इतना है हमारी ज़मीन में, जो ज़मीन के नीचे केमिकल से डरता हुआ केंचुआ 10 फुट नीचे जो केंचुआ था, जीवामृत जिस खेत में हमने डाल दिया वो केंचुआ एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें पानी देते हैं तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं रहती। और तोरी में और इसमें जिसमें हम केंचुआ ज़्यादा होता है उसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से वो होल करता है और वाष्पीकरण के जरिए पौधे को वो नमी देता है। हमने कोई केमिकल, कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई भी हमारे इसमें बीमारी नहीं है। एक आध कोई कीट आता है तो उसको कोई भी पक्षी या उसको जो है खा लेता है और प्रकृति ही प्रकृति को नियंत्रण करती है, हम कुछ नहीं। दरिया कलां दिल्ली के किसान सत्यवान अपने 5 एकड़ के खेत में जैविक खेती कर रहे हैं। इनके खेतों में घिया, तोरई और करेले की फसलें लगी हैं, जो पूरी तरह जैविक विधि से तैयार की गई है। वो बताते हैं कि जैविक खेती के लिए वो जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं, जिसे गाय के गोबर और मूत्र से बनाया जाता है। वो बताते हैं कि उनके खेतों में भरपूर मात्रा में केंचुआ मौजूद है, जो फसलों को सही पोषण देने का काम करते हैं और उनकी उपस्थिति की सबसे बड़ी वजह रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करना है। किसानों को भी हम जागरूक करते हैं और बताते हैं कि गौ क्या है और कैसे जो है गौमूत्र से, गोबर से हम अपने खेतों को और अपने जो है सब्जी और गेहूँ, चारा सब उसी से केमिकल 5 एकड़ में हम बिल्कुल ऑर्गेनिक कर रहे हैं। बाकी हमारी मिश्रण खेती है। मिट्टी में मौजूद केंचुओं से पानी की बचत भी होती है। सत्यवान बताते हैं कि उनकी फसलों में किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं लगती हैं। यदि कोई कीट का प्रकोप होता भी है तो उनका भक्षण पक्षियों द्वारा कर लिया जाता है और उन्हें किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से वो अतिरिक्त व्यय से भी बच सकते हैं। हमारे दादा बताते थे किसान बाजार में तब जाता था तब उसको लोहा और नमक चाहिए, बाकी उसका सब घर पे होता था, चाहे वो गुड़ है, चीनी है, सब्जी है, दूध है, सब कुछ। कपड़े भी हमारी माँ दादी जो थी वो घर पे ही बनाती थी। अब किसान जब बीज पहले खरीदता है, खाद खरीदता है, दवाई खरीदता है, तेल खरीदता है, पहले बैलों से 0 बजट खेती थी पहले, अब उसी लाइन पे आने से खेत को पाने के लिए खाद, बीज खुद ही तैयार करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए गाय का ताज़ा गोबर और गौमूत्र, जो कि पुराना हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें गुड़ और दाल के आटे को मिलाया जाता है और कुछ ही दिन में जीवामृत बनकर तैयार हो जाता है। उनका कहना है कि बाकी किसानों को भी जैविक खेती को अपनाना चाहिए। गौ पालन के साथ खेती कर किसान कई गुना लाभ कमा सकते हैं। जीवामृत के एक जरूरी अवयव 8 से 10 किलो गाय का ताज़ा गोबर, 8 से 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो दाल का आटा। किसान जो है मेरे ख्याल से केमिकल में ना जाके और अच्छे से गोबर से, गौमूत्र से, जीवामृत से अपने चारे को उगाएं और उस दूध को भी आप ऑर्गेनिक करके 100 से 120 रुपए किलो से अपना दूध बेच सकते हैं। जो दूर दराज के किसान हैं, जो NCR में बैठे हैं, वो इस तरह पैकेज का कार्य करें जो कि किसान के पास उन्होंने रोजाना ना जाना पड़े, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी ज़्यादा ना हो, या किसान उनके पास आते हैं तो पैकेज बनाएं, उसमें घिया, भिंडी, करेला, 4-5 दिन की सब्जी, कुछ हरी मिर्च और कुछ पुदीना या धनिया डाल के उनको दे दिया। तो देखिए आपने ये दास्तां, हम उम्मीद करते हैं ऐसी भी दास्तां आपकी भी रहे और आप भी दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।